अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। मौजूदा सिस्टम आवाम का एतमाद खो चुका है और अब रीसेट नागुज़ीर है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से भी सिस्टम के कोलैप्स कर जाने की आवाज़ लग गई है। ये सदा एक ऐसे वक्त में बुलंद हुई है कि जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौजूदा सिस्टम के नाकाम होने के साथ साथ नए इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों की तश्कील के हवाले से दिए गए बयान पर भरपूर बहस छिड़ चुकी है। इसी तनाज़ुर में आज PTI की एंट्री हुई कि जिसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी मौजूदा सिस्टम के कोलैप्स कर जाने का दावा करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा कुछ इस अंदाज में कर दिया। वज़ीर दाखिला साहब ने उस पर क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन एक अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में हर जमहूरियत सबसे पहले वज़ीर आज़म फिर इत्तेमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को फौर असम्बली का इजलास बुला करके इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुआ। और वज़ीर आज़म को हम मुतालबा करेंगे कि फिर इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुए। और इसलिए हुकूमत भी अब नहीं रही। जिस तरीके से सिस्टम कोलैप्स कर गया, हुकूमती ढांचा आईनी, कानूनी, असूली तौर पर और जमहूरी अंदाज से ये कोलैप्स कर गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ामात लगाने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त नए सूबों के मामले पर एक सफ़े पर दिखाई दे रही है और अनसनाउल्लाह के बकौल नए सूबों का इशू इस वक्त एजेंडे पर नहीं है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि इसी नून लीग हुकूमत के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़ारा सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम इश्यूज़ पर तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है नेशनल डायलॉग कमेटी के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप हमेशा से ये कहते थे कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए और आज बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात कह दी कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद एक ऐसा इंप्रेशन आया है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये नहीं चल रहा और प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपना जो कॉन्फिडेंस था वो खो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि कौमी हुकूमत बन जाएगी? देखिए, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात कही है कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, तो हम तो 4 महीनों से यही बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की जो डिलीवरी है वो बिल्कुल नहीं है। और जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको हल नहीं करते हैं और आप तरीके इंसाफ को साथ शामिल नहीं करेंगे, तो ये पाकिस्तान की जो सियासी पेचीदगियाँ हैं ये हल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ PTI की तरफ से फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी गलत है, क्योंकि इलेक्शन हो ही नहीं सकते। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत आप कैसे इलेक्शन कराएंगे, मौजूदा अदलिया के तहत आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान में एक ऐसी कौमी हुकूमत की जरूरत है जो सारे मामलात के ऊपर जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनको एक कोऑर्डिनेशन करके आगे चल सके। और अब तो ये बात भी आ गई है कि मुल्क में नया निज़ाम होना चाहिए, उसके लिए और ज़रूरी है कि कौमी हुकूमत हो। तो ये सारे वो मामलात हैं जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल कंसेंसस चाहिए और नेशनल कंसेंसस के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है। प्रॉब्लम भी यही है कि PTI को हर बात जो है वो हमसे साल सवा साल बाद जो है वो उनको सही लगती है, जो बात हम पहले कर रहे होते हैं। हम तकरीबन जब हमने NDC में पहले हमने कहा कि डायलॉग होना चाहिए और कोई और हल नहीं है, ये सारे लोग जो हैं वो हमारे पीछे पड़ गए। अब एक कंसेंसस हो रहा है कि डायलॉग के अलावा कोई और हल नहीं है, तो ये अच्छी बात है। सिर्फ यह है कि इनको देर से चीज़ समझ आती है, बाकी और तो ज़ाहिर है इस पे क्या तनकीद है, ये बिल्कुल सही सर, गौहर साहब ने ये भी कहा कि नकवी साहब के बयान के बाद प्राइम मिनिस्टर को खुद रिजाइन कर देना चाहिए था या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, जो कि एक यूजुअली प्रैक्टिस है। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो इतना इशू नहीं है, वो तो ले ही लेंगे। लेकिन असल बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके 3 वज़रा ने उनको रिडिक्यूल किया है। और देखिए, अगर वो सिर्फ MNA होते या किसी सियासी जमात के लीडर होते तो फिर और बात थी, लेकिन वो उनकी काबीना के रुकन है। अब काबीना के रुकन होते हुए अगर वो प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से रिडिक्यूल करेंगे तो मुझे आप बताइए कि उस प्राइम मिनिस्टर की हैसियत क्या रह जाएगी। तो या तो उन वजीरों को चाहिए था कि वो खुद इस्तीफा दे देते, इस्तीफा नहीं दे रहे तो फिर PM को चाहिए उनको डीनोटिफाई कर दे। तो ये अजीब सिस्टम है जो कि एक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसी कंफ्यूजन की वजह से गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है। आज जब एक एंकर साहब कहते हैं कि मेरी एक बड़ी आला शख्सियत से बात हुई, तो आपका दिमाग एक लम्हे के लिए भी उधर नहीं जाता कि उनकी
बात चीत शायद नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से हुई हो। आप फौरी तौर पे यही सोचते हैं कि शायद वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। Exactly. तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि इस हुकूमत का बिल्कुल ही कोई जो है वो नहीं है, कोई से नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो कि ये सस्टेनेबल है अभी। और जितना नुकसान इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान का कर दिया है, अगर ये और कंटिन्यू करेंगे तो और बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। सही सर, एक और चीज़ बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के बगैर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपोजिशन बेंचेस की बात की जाए तो उस पर भी जो अरकान है वो 89 है, पीपल्स पार्टी को मिला लिया जाए 74 बनते हैं। तो इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं कि कितना अहम किरदार होगा? पीपल्स पार्टी नून लीग को इकट्ठी है और नून लीग इकट्ठे ही रहेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके मफादात इकट्ठे हैं, और खसूसन ये जो सूबे छोटे करने की बात आई है उसके बाद तो पीपल्स पार्टी नून लीग में बहुत ज्यादा आप देखेंगे यूनानिमिटी है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद पीपल्स पार्टी और नून। जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उनका इनको लाने वालों के साथ आ रहा है, और चूंकि एक सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात कही है, और अब अगर एस्टैब्लिशमेंट पहले कालाबाग डैम नहीं बनवा सकी, अब नहरें नहीं बनवा सकी, और अब इतना बड़ा क्लेम करके अगर इससे वो पीछे हटते हैं तो उनकी भी फिर बिल्कुल से खत्म हो जाती है। तो सर लिहाजा जी ये जो एक मुतालबा है सूबे बनाने का, इससे वो पीछे नहीं हटेंगे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी सूबे नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे दोनों खानदानों की जो एक समझिए कि सियासी जो एक इस वक्त बनी हुई है दुकान, वही बंद हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो इनको फेस करनी है। लेकिन सर जिस तरह से भी रिसेंट बयानात आए एजे के इलेक्शन के ऊपर, धांधली वाले, फॉर्म 47 प्लस वाले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इनका जी टाइम शुरू हो गया है, टिकटॉक ऐसे भी उन्होंने कहा, तो ये सब क्या है? अगर आपको लगता है कि ये सूबे नहीं बनने देंगे, लड़ाई तो इनमें नजर आ रही है। नहीं, ये तो ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली बिल्कुल इकट्ठी है। सही, उन दोनों में कोई जो है वो फर्क नहीं है। दोनों जो है लड़ते भी एक दूसरे से तय करके हैं, और ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ महाज भी एक दूसरे से तय करके बनाएंगे। इन्होंने COD से ये सीखा हुआ है, और उसके बाद हर जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल गेम हुई है वो उन्होंने मिलके की। लिहाजा आप ये ना समझें कि कोई इनके दरमियान सर इन हालात में कौमी हुकूमत का आइडिया अब आगे कैसे बढ़ेगा? आगे ही बढ़ रहा है, और जिस तरह से आपने देखा है तहरीक इंसाफ इसकी अगर हमायत कर रही है तो ये एक बड़ी कामयाबी है, और मेरा ये ख्याल है कि आइडिया आगे बढ़ रहा है, और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा कि क्योंकि इसके बगैर आप पाकिस्तान के अंदर बड़े रिफॉर्म कर नहीं सकते, और वो बड़े रिफॉर्म करने के लिए आपको कौमी हुकूमत की जरूरत है। सही। और सर आपने एक और तजवीज़ दी कि जो डिवीजन्स हैं इनको सूबे बना देना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो बनने चाहिए। इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर तो जितने भी हमारे डिवीजन्स होंगे, जब वो सूबे बन जाएंगे तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत होगी, हमें वहाँ पे पुलिस के सिस्टम की ज़रूरत होगी, नए अदालती सिस्टम की ज़रूरत होगी। इतने वसाइल कहाँ से आएंगे हमारे पास? इस वक्त 3 तजावीज़ जो है वो है सामने। एक तो ये है कि नए सूबे बना दिए जाए, एक ये है कि डिवीजन्स को सूबा बना दिया जाए, और एक ये है कि लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे के जो है वो दोबारा लाया जाए। इन तीनों में काफ़ी जान है, और इन तीनों के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन पर्सनली मेरे ख्याल के अंदर जो बेहतर हल है वो नए सूबे बनाना है, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो इस वक्त जो मैकेनिज्म है उसके अंदर आपको जो पॉपुलेशन है या एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया इतना बड़ा है कि वो दुनिया के 50-60 मुल्कों से भी के अंदर आता है। इट्स एज बिग एज 50 टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आपने उसको अननेचुरली इकट्ठा किया, उसके अंदर सूबे बनने चाहिए। इसी तरह से जो है सूबा सिंध में जो शहरी आबादी है उसकी डिमांड है कि सूबा बनना चाहिए। इसी तरह से पंजाब को में पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अनगवर्नेबल हो जाती हैं चीज़ें। और दूसरी बात यह है मेरी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें नहीं हैं, सिर्फ सियासी शख्सियात हैं। अगर आप चाहते हैं कि सियासी जमातें बने तो फिर ये सूबाई स्ट्रक्चर जो है जब आप वो बना लेंगे तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली आपकी जमातों का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और जो पार्टी है वो डेमोक्रेट हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये जो 2 पार्टीज़ हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, ये तो सूबे ना बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इस तरह इस पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्टांस ले लेते हैं कि जी सूबे नहीं बनेंगे, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई हो जाए? लेकिन ना, ये तो मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि पहले कालाबाग डैम नहीं बना सकी इस्टेब्लिशमेंट, नहरें नहीं बना सकी इस्टेब्लिशमेंट,
اب اگر اتنا بڑا کلیم کر کے وہ اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو کافی زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں جماعتیں تو اکٹھی ہوں گی, دونوں جماعتوں سے زیادہ دونوں فیملیز تو اکٹھی ہوں گی, اور شریف فیملی اور زرداری فیملی. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ان کے ممبران جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. میرے خیال کے اندر بہت زیادہ تعداد میں جو ممبران اسمبلی ہیں وہ خود انکلائن ہے کہ نیا نظام ہونا چاہیے, نئے صوبے ہونے چاہیے, بٹ لیٹس سی. دیٹ مینس کہ بغاوت ہو سکتی ہے ان پارٹیز میں. بالکل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ کو کوئی نواز شریف کی اسٹرینتھ پہ یا زرداری کی اسٹرینتھ پہ تو نہیں آئے. یہ جن کی اسٹرینتھ پہ آئے ہیں اگر وہ چاہیں گے کہ ان کا ساتھ دیں تو یہ لوگ ان کا ساتھ دیں. صحیح. اور سر یہ جو اس وقت سچویشن ہے, موجودہ جو حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا پارلیمنٹ میں کوئی ترمیم آئے گی یہ صوبے بنانے کے لیے؟ ترمیم تو چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبے بن رہے ہیں ان کے اوپر کنسنسس آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اگر آپ کنسنسس بنا لیں گے تو پھر تو بہت بڑی کامیابی ہے. اگر کنسنسس نہیں بنتا تو پھر ایک ظاہر پرابلم ہے. اب اصل جو اس میں جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تجویز دی ہے, اب اس تجویز کے اوپر کنسنسس کیسے کریٹ کریں, دس از دا چیلنج. صحیح. سر کل 5 اگست ہے, عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کو 3 سال ہو جائیں گے. ان یور اوپینین ہو از رسپانسبل ابھی تک جو ان کی قید ہے, ان کے لائرز, ان کی قیادت, یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکے؟ دیکھیے جی ظاہر ہے پاکستان کے اندر عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے کہ جو لوگ بھی حکومت میں ہیں وہ ان سے خوف زدہ ہے, اور عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پاکستان میں جو نظام ہے وہ نہیں چل سکے گا, اور سارا پاکستان کی عوام تو عمران خان کے ارد گرد ہو گئی. تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ اگر عمران خان آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو انفارچونیٹلی جو اس وقت باقی تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی اسٹریٹجی نہیں, اور عمران خان نے جن لوگوں کو لگایا ہے ان کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیف عمران خان جو ہے ان کو ملے, پارٹی کو ملے. اب دعا کریں کہ اس میں ہمیں کامیابی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, فواد چودھری صاحب کے بقول نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی محض ایک ڈرامہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. موجودہ سیاسی منظرنامے پر پیپلز پارٹی کی رائے جانیں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیل بخاری صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر انتخابات کے راؤنڈ 2 میں بھی پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی, جس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگایا کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, فارم 47+ کا الیکشن ہے. کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ جو الیکشن کا راؤنڈ 2 ہونے جا رہا ہے اس میں دھاندلی ہوگی؟ شکریہ. ہمیں شکست تو نہیں ہوئی. اگر جبر سے ہماری سیٹیں چھین لی جائیں تو اس کو تو ہم شکست نہیں سمجھتے اور نہ تسلیم کرتے. ہم راؤنڈ 1 پہ بھی ہمارے تحفظات تھے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ فیزز میں الیکشن پاکستان میں کوئی روایت نہیں, اور یہ جو فیزز میں کیے گئے آبویسلی ایک فیز کا امپیکٹ دوسرے فیز پہ آتا ہے اور دوسرے فیز کا تیسرے پہ بھی آتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو اس حق میں نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ فیزز میں کروائے گئے, لیکن پیپلز پارٹی الیکشن سے باہر بھی نہیں رہنا چاہتی تھی. تو ہم نے تو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. وہ جو سیٹس تھیں میرپور ڈویژن میں, ہم سے 4 سیٹس چھینی کی. ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف تھا. وہاں پہ الیکشنز کے ٹرن اوور جو تھا وہ ٹرن اوور بھی 90+, 95, 97, 85. تو یہ تو بڑا ان نیچرل ٹرن اوور تھا ان کانسٹیچوئنسیز میں, اور اس پہ ہماری بات بھی ہوئی. ابھی ریزلٹس جو ہیں کمپلیٹ آئے نہیں, اور چیف الیکشن کمیشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو یہ غیر قانونی باتیں ہیں, جبر کی باتیں ہیں, اور اسی لیے چیئرمین بلاول نے کہا تھا مظفر آباد جلسے میں کہ جی یہ ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے, ہمارے الیکشن کے ریزلٹس کو تبدیل نہ کیا جائے, ورنہ پھر یہ اس کا رد عمل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آئے گا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے 2 تاریخ کو مظفر آباد میں, وہاں جبر کا عالم تھا. جبر کا عالم یہ تھا کہ ریاست کے قائم مقام صدر پہ حملہ ہو جاتا ہے,
کہاں ہے قانون کی عملداری کا اور قانون کی بالادستی؟ اس کی کانسٹیچوئنسی میں ایک ہمارے کارکن کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی کانسٹیچوئنسی میں ایک ہمارے سپورٹر ایک وکیل ہے ممتاز نقوی، ان کو کر دیا جاتا ہے، اسی کانسٹیچوئنسی میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے صلاح الدین جنیجو پہ فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ انتخابات آپ سمجھتے ہیں شفاف انتخابات تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن سر فری تنقید فیئر یہ ہو اینڈ رہی ہے- ٹرانسپیرنٹ، جی اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کا ہے وہ الیکشن نہیں کروا سکا۔ صحیح سر، تنقید یہ ہو رہی ہے کہ حکومت تو آپ لوگوں کی تھی وہاں پر، تو آپ لوگ وہاں پہ حالات کو 9 ماہ کے اندر بہتر کر سکتے تھے۔ حالات تو ہم نے بہتر کیے، ہماری حکومت تھی تو یہاں الیکشن ہو سکے، پولیٹیکل پروسیس شروع ہو سکا۔ ادروائز اگر ہماری حکومت نہ ہوتی تو جو صورتحال اس کمیٹی نے بنائی ہوئی تھی آزاد کشمیر کی، تو کوئی انتخابات نہ ہوتے۔ صحیح۔ ابھی کینڈیڈیٹس اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں گئے، اور یہ آغاز بھی پہلے چیئرمین بلاول بھٹو گئے، تو اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان بھی جانی۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں حکومت ہماری تھی، دیکھیں وہ ایک پاکستان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارا پروونس تو نہیں، لیکن اس پہ عمل داری وفاقی حکومت کی ہے۔ ہمارا کشمیر افیئرز کا منسٹر اس کے معاملات کو دیکھتا ہے، چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، آئی جی بھی فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر بھی جو کونسل ہے کشمیر کونسل، چیئرمین اس کا پرائم منسٹر ہے، تو عملداری تو ان کی تھی۔ اور جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے تو پھر تو جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتی ہے، ایگزیکٹو تو اس کے ماتحت کام نہیں کرتی، تو یہ وہاں پہ ساری عملداری وفاق کی حکومت کی تھی، وفاق کے آرڈرز چلتے تھے، وفاق کا وزیر کشمیر افیئرز وہاں بیٹھا ہوا ہے، پرائم منسٹر کا ایڈوائزر وہاں بیٹھا ہوا ہے، دیگر ان کے پروونشل اسمبلیز کے جو پروونشل ممبرز ہیں کیبنٹ کے وہ وہاں موجود ہیں۔ تو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان 33 سیٹس پہ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سمپل میجورٹی ان 33 پہ بنتی ہے۔ رہا بات ریفیوجیز کی سیٹ کی، تو اس پہ تو جو تحفظ تھا کہ یہ اپنی پاکٹ میں لے کے چلتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے کہا بھی، وہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ پنجاب کی 10 کی 10 سیٹیں وہ جیتے۔ ہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ادھر کے پی کے میں، نون نہیں تھی، پیپلز پارٹی پہ وہاں پہ اور باقی ووٹرز پہ پریشر گورنمنٹ کا نہیں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا وہاں پہ، اور سب سے زیادہ ووٹس ہمارے کینڈیڈیٹ ماجد خان نے وہاں لیے۔ یہاں پہ ریفیوجیز کی سیٹوں پہ 1200-1400 ووٹ پہ تو ممبر بنا رہے ہیں یہ، تو یہ الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھے۔ صحیح سر، آپ نے کہا کہ یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھے، اور بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ دھاندلی کا الیکشن تھا، یہ گولی کا الیکشن تھا۔ دیٹ مینس کہ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ لوگ عدم اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم ان کی نااہلی کو واضح کر رہے ہیں، ان کے انکمپیٹنس کو واضح کر رہے ہیں، ان کی پرفارمنس پہ ہمیں اعتراض ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق عملداری نہیں کی۔ صحیح سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ بلاول زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ حکومت وفاق میں اپنی الٹی گنتی شروع کر دے۔ سر اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والے ہیں؟ دیکھیں جو وقت آئے گا تو ویل ڈسکلوز اٹ، لیکن ہم نے تو ان کو تنبیہ کی تھی کہ آپ نے جو میرپور ڈویژن میں سو کیا، خدا رہا اس مظفر آباد ڈویژن میں اس عمل کو دہرایا نہ جائے اور ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا نہ جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو اس کا رد عمل بھی ہم دیں گے، اور اس کے رد عمل میں کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ میری قیادت پھر فیصلہ کرے گی۔ سر بہت سے لوگ یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی اور نون لیگ کی جو لڑائی ہے محض ایک ڈرامہ ہے، کیونکہ آپ نے سسٹم کو چلانا ہے اور صرف یہ عوام کی خاطر یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ نہیں یہ تو ایسی پرسیپشن کریٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ڈرامہ ہے تو ہمارے بندوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ ڈرامہ ہے کہ جبرن ہماری سی سیٹیں جیتی جا رہی ہیں۔ از اٹ اے ڈرامہ؟ کون جو کہتے ہیں ان کو بولو اس قسم کا ڈرامہ تم کر سکتے ہو؟ جب ہمارے کارکنوں پہ گولیاں چلائی جائیں، جب ہمارے کارکنوں کو شہید کیا جائے، جب ریاست کے صدر کو جو ہمارا سپیکر تھا اور اس پہ حملے ہوں، از اٹ اے ڈرامہ؟ یہ تو ٹاک شو پہ بیٹھ کے اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ریالٹی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوئے مظفر آباد ڈویژن میں،
दो तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, टोटल 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। उस 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 में तो आज पोलिंग हुआ है LA 27 और 28 पे। 28 की 3 यूनियन काउंसिल का आज हुआ। हम तो कहते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट को इलेक्शंस को इंश्योर किया जा रहा था, और उसके मैं समझता हूँ उसकी इंतज़ामिया को ताबे होना चाहिए था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमीशन के, और उनकी डायरेक्शंस पे अमल दरामद करें। उनके तो डायरेक्शन की हालत ये है कि वो LA 27 में तो पोलिंग स्टाफ ही नहीं पहुंच सका। इतनी कौन से, माई सेल्फ वॉज इन मुजफ्फराबाद, ऐसी कोई रोड ब्लॉकेज नहीं। एक ऐसी यूनियन काउंसिल के जिसके 3 यूनियन काउंसिल में अमला ही नहीं पहुंच सका। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हैं। ECP को हमने 27 के इलेक्शन के भी, हमने 2 के भी दिए हैं, इन रिटर्न कंप्लेंट्स भी हमने लॉन्च किए हैं। सही सर, अगर आपकी बात को दुरुस्त माना जाए तो जो अब मामलात हैं आपकी हुकूमत के साथ, क्या वो इस पॉइंट पर आ गए हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो सकता है, या फ्यूचर में आप लोग अपोजिशन बेंचेस पे भी बैठ सकते हैं? देखिए, ये दिस इज़ अ प्री मेच्योर क्वेश्चन। अभी थर्ड फेज़ के इलेक्शन हैं, उसके बाद मेरी जमात अपना रद्द अमल मेरी क़यादत देगी और अपना प्लान वो देगी, लेकिन है कि इट इज़ प्री मेच्योर एट दिस स्टेज, आई वुड नॉट से एनीथिंग। सर, क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है? बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया है कि जी ये सिस्टम नहीं चल रहा, नकवी साहब ने भी ये बयान कर दिया है, और इस सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है। आपको भी ऐसा लगता है या आपकी राय नून लीग वाली है? देखिए, हमारी राय यह है कि इस गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की बहुत सारी नाकामी है। 2018 के बाद देख लें तो जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी कारकर्दगियाँ क्या थी, और इवन 2013 के बाद देख लें तो ये इशू जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त तो किसी ने रेज नहीं किया। आज ये इशू रेज हो रहा है, ये फिर इनकी गवर्नमेंट है, तो फिर इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, लेकिन उसको दुरुस्त किया जा सकता है। सही। और हम समझते हैं कि इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद होना चाहिए, इन लेटर एंड स्पिरिट इस पर अमल दरामद है। अगर कानून पे आप अमल दरामद ना करें और कहें सिस्टम का फेलियर है, मैं उसको ये नहीं समझता कि जब एक पैरामीटर्स डिफाइंड है उन पैरामीटर्स पे काम करें तो फिर ये सिस्टम चलता है। ये कहते हैं सिस्टम नहीं चलता तो ये फिर बता देते जो नहीं चलता ये कौन सा सिस्टम लाना चाहते हैं, उस पर तो बात नहीं की, क्रिटिसाइज तो कर दिया कि सिस्टम फेल हो गया है, तो बताएं कौन सा सिस्टम जो चल सकता है। ये सिस्टम 1973 से चला आ रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। इस सिस्टम में डिक्टेटर्स भी आए, मार्शल लॉ भी आए, लेकिन पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसने जदोजहद की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिवाइवल की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी की। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमलदारी नहीं करते तो आपके सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम तो इंसानों ने चलाना है, अफराद ने चलाना है। अगर अफराद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो आप कहें जी सिस्टम फेल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद ना करने की वजह से ये इनकी गवर्नेंस फेल हुई है। सही। सर, एक और चीज़ मतलब बताइएगा, आपकी बात से मैं यही समझ रही हूँ कि आप ये जो नए सूबों का आइडिया है और इंतज़ामी यूनिट्स हैं इसको आप नहीं इससे एग्री कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है वही बरकरार रहेगा? नो, मैंने कब ये कहा है। नए सूबे लाना चाहते हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लाना चाहते हैं तो गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका दर्ज है उस पर अमल दरामद करें, उस पर आप फैसला कर लें, हम अमीन कर जाएंगे। तो सर, आप 28वीं तरमीम को सपोर्ट करेंगे अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में आती है तो? देखिए, 28वीं तरमीम आपके सामने कोई ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन सर जब क्या सराइयां यू होती नो हैं तो व्हाट फिर आई जाती है। आर प्रपोजल्स ओवर देयर। ये तो हवा में बात है। 28वीं तरमीम क्या, 28वीं तरमीम के बिल में क्या चीज़ें दर्ज है, फिर तो आप मुझसे सवाल करें, फिर तो मैं उनको जवाब दूंगा। तो ये मुबम सी बात है 28वीं तरमीम। मुझे तो 28वीं तरमीम मेरे सामने तो नहीं है, ना मेरे साथ, आपने भी नहीं देखी होगी। खाली ये खाम ख्याली है, मीडिया टॉक्स हैं, बातें हैं। मैं तो उस पर बिलीव करूंगा जब कंक्रीट शेप में गवर्नमेंट वो शेयर करेगी मेरे साथ, मेरी जमात के साथ, मेरी क़यादत के साथ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
नाज़रीन, बुखारी साहब के बकौल सिस्टम फेल नहीं हुआ बल्कि आइन पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से नाकामी हुई है। क्या वाकई ऐसा है? ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नून लीग के वफाकी वजीर ने हज़ारा सूबा बनाने का मुतालबा क्यों कर दिया है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने हज़ारा सूबा बनाने की डिमांड की, जबकि केपी असम्बली ऑलरेडी एक ऐसी करारदाद मंजूर कर चुकी है, तो फिर हज़ारा सूबा बनने में मसला कहाँ पे आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के सूबे बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है आईनी, और उसके लिए उस सूबे से करारदाद पास होना ज़रूरी भी होता है, और वहाँ से हमने जब 2010 से ये तहरीक शुरू की तो अवामी सतह से पुरजोर इसकी हमायत हुई, और उसके नतीजे में जो हमने सूबाई असम्बली में वहाँ एक कमेटी बनाई, उन्होंने काम किया, और फिर वहाँ से करारदाद, पहली करारदाद पास हुई, फिर उसके बाद दूसरी हुई, और तीसरी करारदाद अभी जो सूबाई असम्बली जो है KPK की, उन्होंने भी पास करके भेजी है। लेकिन चूंकि ये आईनी तरमीम है, इसको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए मतलब उसमें टाइम ज़रूर लगता है। और इससे पहले क्योंकि बिल भी कौमी असम्बली में भी पेश हुआ है और इस तरह सेनेट में भी पेश हुआ है, और वो बिल जो था वो रेफर कर दिया था लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी को, तो अभी तक वो भी सरखाने में डाला हुआ है। पिछली हुकूमत ने उस पर मजीद कोई गौर गौज नहीं किया था। तो ये जो सूबा की हमारी डिमांड है, ये हज़ारा सूबा की, तो हज़ारे के जितने लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से, किसी भी ज़बान बोलने वाले से या किसी भी ज़िले से, उनकी मुतफ़िका आवाज़ है, और इसीलिए जो भरपूर तहरीक चलाई थी, जिसके नतीजे में यानी ये कौमी असम्बली और सेनेट तक जो बिल भी पेश हो चुका है। तो 12 अप्रैल 2010 को वहाँ पर एबटाबाद में हमारे 7 नौजवान शहीद हो गए थे। उसके बाद यानी ये तहरीक शुरू हुई भरपूर तरीके से। तो आज जब मुल्क के दूसरे इलाकों से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं सूबे बनने चाहिए, तो मुल्क और अवाम के मफाद में मजीद सूबे ज़रूर बनने चाहिए जहाँ वायबल हों, जहाँ उसके लिए जो भी अगर रिक्वायरमेंट पूरी होती हो, तो मजीद सूबे बनने पे मुल्क का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा है। तो इस सिलसिले में जो ज़रूरत है, क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत में आईनी जो तरमीम लानी है, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, और उसके लिए कंसेंसस की भी ज़रूरत होती है, एतमाद में लेने की ज़रूरत होती है। इसमें टाइम भी ज़रूर लगता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि जो ही करारदाद पास हो जाए तो फिर आगे उस पर यानी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कौमी असम्बली और इसी तरह सेनेट में मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी है, और हर जमात अपने अपने मंशूर के तहत मुंतखब होकर आई है, तो उसको एतमाद में लेने की भी ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान के जो चारों सूबों से मुंतखब अरकान यहाँ कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, जाहिर है कि उन सब को उसमें एतमाद में भी लेने के लिए टाइम भी लगता है। सही। तो हम ये हमारी जद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह का फजल करम से जो है। सर, आपने कहा जी, आपने कहा कि मजीद सूबे बनने चाहिए, फ़ायदा है, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो तो इसके अगेंस्ट बात कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, मजीद सूबे बनाने का कोई एजेंडा ज़ेर बहस नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं, क्या आप ये पार्टी लाइन से हट के कह रहे हैं? नहीं। असल में जो राना साहब का जो उन्होंने तो सिस्टम पर बात की है, हम तो सूबों की बात जो करते हैं, इस पर तो हमारी पार्टी ने पिछले जो PTI की हुकूमत थी, पार्टी की तरफ से बिल पेश हुआ है, और उसमें यानी सूबे मजीद जो बनने का, और सिस्टम इसी सिस्टम के तहत तो सूबे बन सकते हैं, और इसी सिस्टम के तहत चूँकि आइन की तरमीम होते असम्बलियाँ ला सकती है, पार्लियामेंट ला सकती है, कोई और सिस्टम मुतबादल लाने का जो कुछ को लोग कह रहे हैं, तो उस पर उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया था। जो सूबों की बनाने की बात है, इसमें हमारी पार्टी ने
पिछले पीटीआई की हुकूमत में जब ये अपोजिशन में थे, हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और इसी तरीके से अपोजिशन में उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी और जेयूआई ने भी इत्तेफाक किया था, इसलिए वो बिल जो कौमी असेंबली में पेश हुआ था और इसी तरह सेनेट में भी पेश हुआ था। सही। तो ये जो डिमांड है ये इसी जमहूरी सिस्टम निज़ाम के तहत ही ये जो मजीद सूबे जो बन सकते हैं और जिस तरह पाकिस्तान भर में डिवीजन बने हैं और इस तरह जिले बने हैं और तहसीलें बनती है, एक ज़रूरत है इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जो मसाइल हल करने के लिए ज़रूरत है। जितने छोटे यूनिट बनेंगे तो उसमें लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी और बेहतर तरीके से जो मसाइल वो हल भी हो सकेंगे। सही। सर, आपने कहा जितने छोटे यूनिट्स बनेंगे लोगों को फ़ायदा होगा, जी, अवाम के मसाइल हल होंगे। आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो कह रही है कि कोई इस तरह किस्म की बात ज़ेरे गौर है ही नहीं। दैट मीन्स कि वो ये चाह ही नहीं रहे कि नए यूनिट्स बने, नए सूबे बने। तो फिर आप पार्टी लाइन से हट के कैसे ये कह रहे हैं? नहीं, पार्टी लाइन से हटकर मैं नहीं कह रहा। हर पार्टी के लीडर ने वहां पर सूबा हज़ारा की हमायत की है, बाकायदा ये रिकॉर्ड की बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है या इसके साथ भी है, जितने भी उनकी लीडरशिप जो वहां गई है उन्होंने बाकायदा पब्लिक मीटिंग में उसकी सूबा हज़ारा की हमायत का ऐलान किया। तो आज मतलब है असेंबलियों के अंदर जिस तरह बात है, तो पिछले जो बिल पेश हुआ तो असेंबली में किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की और वो रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को। इसी तरह मतलब है सेनेट में भी पेश किया और उसको रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को। तो ये एक तासर मेरा ख्याल है करती है, पार्टी मुखालफत नहीं थी। बाद में लेकर और जो अमेंडमेंट लाई जाए तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है और 2/3 मेजॉरिटी ही इसके लिए, क्योंकि हमारी पार्टी गवर्नमेंट में है और इसमें जो बाकी जमातें हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ राब्ते हैं, उनको भी एतमाद में लिया जाए। सर, जस्ट इन केस अगर नून लीग हुकूमत हज़ारा सूबा बनाने में कोई पेशरफ्त नहीं करती तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा बतौर वफाकी वजीर? देखिए जी, मैं क्योंकि सूबा हज़ारा तहरीक की सुप्रीम कौंसिल है, उस सारी जमातों की नुमाइंदगी फैसला करते हैं, अपनी सुप्रीम कौंसिल का इजलास बुलाकर उसमें सबसे मशावरत के बाद फैसला करते हैं। तो इस हवाले से जो हमारी पार्टी की बात आपने की है उसमें हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पार्टी के सारे लोग उसमें शामिल है, चाहे वो मतलब असेंबली के अंदर है या नहीं है, लेकिन उहदेदार है वो भी उसमें शामिल है। इसके साथ है जिस तरह मैंने पहले ये बात की है कि हमारी पार्टी ने तो अपोजिशन में जब थी तो और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त अपनी तरफ से बाकायदा सूबा हज़ारा और जनूबी पंजाब की जो 2 बिल जो थे वो पेश किए थे। तो अब ये तो खैर कबल वक्त बात है कि ये अगर नहीं करती तो खैर वो तो देखा जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि मुल्क कौम के मफाद में जो भी बात होगी तो उसमें हमारी पार्टी इंशाअल्लाह उसकी हिमायत करती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि वफाकी वजीर साहब का ये इसरार है कि हज़ारा सूबा बनाने का उनका ये मुतालबा पार्टी लाइन से हट कर नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।